हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हम लोग परमाणु की संरचना नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आगे हम लोग आज परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, इन दो टॉपिक्स के विषय में आज अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संयोजकता पढ़ा था और संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने पढ़ा था। आज हम लोग इन टॉपिक्स के विषय में जानेंगे। इससे पहले बच्चों, आप वीडियो कम देखते हैं, वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि जो टॉपिक है आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ये हमको भी एक लालसा बनी रही आपके लिए वीडियो तैयार करने का, जिससे मैं भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं। चूँकि इन परिस्थितियों में अभी आपके लिए एक ही सहारा है कि केवल और केवल इस तरह से वीडियो देखना। ऑफलाइन पढ़ाई आपकी बंद है, ठीक है। तो हम लोग आज इन टॉपिक्स के विषय में जान लेते हैं कि परमाणु संख्या या अथवा परमाणु क्रमांक है क्या। इसको परिभाषित कर लेते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या के बराबर होती है। ये जो परमाणु संख्या है, इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये X कोई तत्व है, तो ये जो यहाँ नीचे संख्या लिखी होगी, यह इसकी क्या होगी? परमाणु संख्या होगी, परमाणु संख्या। और यहाँ जो लिखा होगा, ये क्या होगी? इसकी द्रव्यमान संख्या। अभी द्रव्यमान संख्या के विषय में हम लोग थोड़ा सा इसके बाद जानेंगे। ये हो जाएगी परमाणु संख्या और ये हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। यानी धन आवेश इकाइयों के बराबर होती है। और धनावेश क्या है? धनावेश की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यानी जितना धनावेश होगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, वह उसकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, या धन आवेश की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब हम जानते हैं कि जो परमाणु है वो कैसा है? विद्युतीय उदासीन है। परमाणु कैसा है? विद्युतीय उदासीन है। विद्युतीय उदासीन है, इसका अर्थ क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, या हम प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि धनावेश की संख्या, जब विद्युतीय उदासीन है तो इसका अर्थ क्या हुआ? धनावेश की संख्या बराबर ऋणावेश की संख्या। तभी धन ऋण मिलकर के क्या करेंगे? बराबर संख्या में इसको संतुलित कर देंगे और परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ऋणावेश की संख्या
धनावेश की संख्या बराबर ऋणावेश की संख्या। हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन है वो कैसे हैं, धन आवेशित है। प्रोटॉनों के ऊपर कौन सा आवेश है, एक इकाई धनावेश है, और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या है, एक इकाई ऋणावेश है। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं, एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं, उसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, या हम धनावेश की संख्या भी कहें तो भी उसको जान लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या है, धनावेश है, और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि परमाणु कैसा है, विद्युतीय उदासीन है, तो इसलिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि परमाणु के ऊपर कोई आवेश ना हो तो एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। एक उदाहरण पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। मान लीजिए क्लोरीन, ये 17Cl-। अब इस पर क्या है, एक ऋण आवेश है। इस पर क्या है, एक ऋण आवेश है, यानी एक ऋणावेश अधिक है। यानी एक ऋणावेश अधिक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इसमें यदि कहा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परमाणु संख्या यानी 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 17 तो है ही, अब प्लस 1 बराबर 18। ठीक है, एक क्या बढ़ गया, ये बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्योंकि ऋण आवेश आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फालतू आ गया। यदि हम इस तरह लिखे 17Cl तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या तो 17 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी। ठीक है, लेकिन यदि ऋण आवेश आ जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ जाएगी और हो जाएगी 18। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, Na+, 11 Na+। पहले 11 Na का देखते हैं। 11 Na में प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितनी है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 11। लेकिन यदि इस पर धन आवेश आ जाए तो प्रोटॉनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, धन आवेश आने पर एक कम हो जाएगी, 11 - 1 बराबर 10। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो Na है इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 11 Na का बराबर 2 8 1, लेकिन इस पर धन आवेश आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका आवेश कितना होगा, यानी अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 10। ठीक है, अब इसी परमाणु संख्या को भी हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के समस्त परमाणुओं के, एक ही तत्व के जो समस्त परमाणु हैं उनकी जो प्रोटॉनों की संख्या है वो भी समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, यदि उन पर कोई आवेश नहीं है तो। यदि धन आवेश आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ऋण आवेश आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। और ये जो परमाणु संख्या है, यही परमाणु संख्या एक तत्व के सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या जो है वो समान होती है। ठीक है, एक ही तत्व के
समस्त परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की परमाणु संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों समान हैं। अब आइए हम लोग जान लेते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है। एक लाइन में केवल जानेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का योग क्या है? द्रव्यमान संख्या है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, मान लीजिए ये ZAX क्या है? द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसी तत्व की नहीं बदलती। यदि परमाणु संख्या में परिवर्तन हो जाए, तो तत्व परिवर्तित हो जाएगा। जैसे 11 Na, तो ये सोडियम का हमेशा 11 रहेगा। ठीक है, सोडियम का हमेशा ही 11 रहेगा। यदि 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा नियान का। क्या हो जाएगा? ये किसका परमाणु हो जाएगा? ये नियान का परमाणु हो जाएगा। यदि 12 हो जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये Mg का। इस तरह से ये जो परमाणु संख्या है, ये प्रत्येक परमाणु की प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणु की समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ये द्रव्यमान संख्या जो है ये भिन्न भिन्न हो सकती है। A बराबर क्या हो जाएगा? Z प्लस N। ये Z क्या है? परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है, और N क्या है? ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या है। ये न्यूट्रॉनों की संख्या कम या अधिक होने पर परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो परिवर्तित हो सकती है। एक उदाहरण ले देते हैं, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। ये तीनों ही क्या हैं? हाइड्रोजन के परमाणु हैं, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या कैसी है? समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें 1H1 में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, 1H2 में न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, और 1H3 में न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। जी हैं तीनों क्या हैं? तीनों ये हाइड्रोजन के ही परमाणु। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु परमाणु संख्या उसकी समान होती है। एक उदाहरण में एक सवाल कर लेते हैं। जैसे 11 Na-23 में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, तो 11 Na में प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई।
अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या अथवा परमाणु क्रमांक, ठीक है। लेकिन कब, जब इस पर कोई आवेश ना हो, इस पर कोई आवेश नहीं है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर n की संख्या बराबर, अब क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23 है, 23 माइनस 11 बराबर 12, यानी 11 n 23 में प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो इस तरह से किसी कोई भी तत्व दिया हो तो हम उसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि इस पर एक धनावेश आ जाए तो क्या होगा, धनावेश आने पर ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बराबर 10, ठीक है। तो अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। अब बाकी सब कैसे रहेंगे, ऐसे ही, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो भी अंकित प्रश्न हैं उनको हम वीडियो के आखिरी में 1 या 2 वीडियो अंकित प्रश्नों का बनेगा, उसमें समझेंगे। आज यहाँ सिर्फ हमको थ्योरी समझनी है और उदाहरण दे करके कुछ एक आध ठू समझ लेना है। अगले वीडियो में हम लोग संभारिक और समस्थानिक के विषय में जानेंगे। ये क्या है, इसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी सी कर दी है। चर्चा कौन सी करी थी, 1H1, 1H2 और 1H3 की, वहाँ हमने नहीं बताया था, लेकिन बता दें ये सभी क्या है, समस्थानिक हैं, ठीक है। तो इनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।